किसी को धोखा मत देना, धोखे में बड़ी जान होती है। ये घूमकर वापस आपके पास आता है, कभी नहीं मरता। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंदम स्कैंडल के 3 रुख बन चुके हैं। बारिश का कोई अभी इम्कान नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्लाउडलेस स्काइज हैं। मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हो गई थी कैस्पियन यूनिवर्सिटी से, मैंने उसको अवेल किया। इंग्लैंड तो बहुत टफ हरीफ है, आपको पता है, उन्होंने क्रिकेट का बिल्कुल ही नक्शा तब्दील कर दिया है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज बुध का रोज़ है। प्रोग्राम का आगाज़ हमने अच्छी बात के साथ करना है और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपने अपने जहन में रखना है, याद रखना है। किसी को धोखा मत देना, धोखे में बड़ी जान होती है। ये घूमकर वापस आपके पास आता है, कभी नहीं मरता। और इसको अपने ठिकाने से इतनी मोहब्बत होती है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने कब किसी को धोखा दिया और वो घूम के आपके पास वापस आ भी गया। तो लिहाजा अगर हम इस चीज़ को अपने जहन में बिठाएंगे तो किसी के साथ कुछ भी गलत करते हुए हम एक बार ज़रूर सोचेंगे कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, या हमारे किसी अपने या किसी प्यारे के साथ हो सकता है। लिहाजा आप इस चीज़ को जहन में रखें और कोशिश करें कि जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसा ही किसी और के लिए सोचें। अब हम शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। गंदम दरामद स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट, फूड सिक्योरिटी के 3 और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के 4 अफसरान जिम्मेदार, लेकिन सवाल अपनी जगह फिर भी बरकरार। तहकीकात के दौरान निगरान दौरे हुकूमत के किसी जिम्मेदार को तलब क्यों नहीं किया गया। वर्ल्ड T20 से कबल कौमी टीम का बड़ा इम्तिहान, मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ आज से सजेगा मैदान। पहले T20 में शाहीन बाबर 11 में कौन कौन से खिलाड़ी इन और कौन से आउट होंगे, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। एशियन रोप स्किपिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। अंडर 10 और अंडर 13 कैटेगरी के मुकाबलों में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। मेगा इवेंट में मजमूई तौर पर 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। और सिंध पुलिस के जवान का एक और बड़ा कारनामा, मुश्तबा हसन 1 मिनट में 118 वॉलनट तोड़ने का मुनफरिद रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे मेहमान। क्या बात है पाकिस्तानियों की, और अपना लोहा मनवा रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी खबरें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं जनाब, गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन हो गया है, तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। पाकिस्तान की तारीख में गंदम के बदतरीन स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई है और जिम्मेदारी अफसरों पर डाल दी गई है। साथ साथ ये भी हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है, जिसकी रोशनी में वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इन अफसरों में साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दी गई, जबकि साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल कर दिया गया है। जिम्मेदार अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया, लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि 1 माह से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। निगरान दौर में गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी? मिकदार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निगरान हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इससे मुतालिक आगाह क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है और इसी पर हमें बात करनी है, इसी के जवाब हमें तलाश करना है। इस वक्त चौधरी हसीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मैंने बड़ी डिटेल से सारी बातें बताई हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनका भी बताया है और जिनको नहीं बुलाया गया उनकी भी बात की है। जो ये फाइंडिंग्स है कमेटी की, आप कितने मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में जो कि एक स्टार्ट किया आपने बहुत ही अच्छी बात से कि धोखा एक ऐसी चीज है जो घूम फिर के आपके अपने घर तक आएगा, वो रास्ता नहीं भूलेगा। काश आपकी ये बात ऐवाने बाला में बैठे वो लोग जिनको ये फाइंडिंग्स कमेटी की पेश की गई, या वो लोग जिन्होंने ये कमेटी बनाकर ये सारी फाइंडिंग की,
उन तक भी ये बात पहुंच जाती। गुजारिश ये है कि इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंदम स्कैंडल के 3 रुख बन चुके हैं। एक तो बाहर से गंदम महंगी मंगवाई गई और उस दौर में मंगवाई गई जिस दौर में पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात का रॉ मटेरियल मंगवाने पर भी पाबंदी थी। उस दौर में ज़र्रे मुबादला से डॉलर लेकर 1.25 अरब रुपए की गंदम मंगवाई गई जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। फिर उस स्कैंडल का दूसरा स्कैंडल तब शुरू हुआ जब हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। 3,900 रुपए की इमदादी कीमत जरूर दी गई और किसान ने इसी कीमत को मद्देनजर रखते हुए अपनी गंदम के ऊपर खर्चा किया। किसान ने फी एकड़ गंदम 1,40,000 50,000 में तैयार की और आज उसकी वही गंदम 2400 से 2500 रुपए मन मार्केट में रुल रही है और उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीर का दूसरा रुख, इस स्कैंडल का दूसरा रुख, फी एकड़ काश्तकार की जेब से, किसान की जेब से आपने 60,000 रुपया निकाल लिया, निकाल कर माफिया की जेब में डाल दिया। जिस बेचारे ने 10 एकड़ गंदम काश्त की थी उस बेचारे की जेब से आपने 6 से 7 लाख रुपया निकाल लिया। अब आ जाएं तस्वीर के तीसरे रुख की तरफ जो इससे भी ज्यादा खौफनाक और इससे भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो गंदम प्रोक्योर की नहीं, गवर्नमेंट तो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम को अब मैनेज कर ही नहीं सकती। अब गवर्नमेंट है प्राइवेट लोगों के पास, अब वो ये गंदम 3,900 पे नहीं बेचेंगे, अब वो ये गंदम 4500 से 5,000 रुपए पे बेचेंगे। तब इस मुल्क की 24 करोड़ आबादी को दोबारा से लाइनों में लग के महंगा तरीन आटा खरीदना पड़ेगा। क्या अरबाब इख्तियार में बैठे वो लोग, क्या अवाने बाला में बैठे वो लोग, उनको नहीं पता कि क्या 17वां 18वां या 19वां? लेकिन पता है आपको चौधरी साहब, हम बड़े मासूम हैं पाकिस्तानी ना, हम ये नहीं बात कर सकते कि जिनकी 16 महीने हुकूमत रही क्या उनमें से कोई जिम्मेदार नहीं था जो कि ऊपर बैठा हुआ था, जो ईसीसी के फैसले करने वाला था। ये मिकदार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। शाहिद खाकान नबासी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें वो ये खुद कह रहे थे कि अगर आपने तलाश करना है कि स्कैंडल का जिम्मेदार कोई और कौन है तो फिर आपको ईसीसी देखनी पड़ेगी कि उस वक्त कौन था, उसमें कौन फैसले करने वाला था, तो आपको पता चल जाएगा। बात यह कि हम तो इस पर बात ही नहीं कर रहे। ये 4 अफसरान जो हमने मुअत्तल कर दिए, क्या ये काफी है? देखें, ये हर किसी को ये चीज क्लियर है कि इतना बड़ा स्कैंडल 18वां या 19वां या मैक्सिमम 20वें ग्रेड का ऑफिसर कर ही नहीं सकता। क्या वो ऑफिसर मैंने आपने पॉइंट किए थे, वो ऑफिसर भी इन्होंने पॉइंट किए। ये बेसिकली पूरी कौम के साथ एक धोखा है, ये पूरी कौम के साथ एक फ्रॉड किया गया है। जब ये कमेटी बनी थी तब ये चीज क्लियर हो गई थी कि इस कमेटी का फैसला ही ऐसा आएगा कि वो एक और ट्रक की बत्ती होगी। आज जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया है, आज जिन अफसरान का कमेटी के अंदर नाम निकाल दिया गया है, जिनको जिम्मेदार ठहराया गया है, वो बेचारे तो कुर्बानी के बकरे बने हैं। क्या आपको, क्या मुझे नहीं पता कि असल कल्प्रेट्स कौन है? चलें, अगर मुझे और आपको नहीं पता, एक सेनेटर साहब ने सेनेट के अंदर तकरीर की थी, आप उस तकरीर को उठा के देख लें। उन्होंने लंबी चौड़ी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 पंजाब का और विफाक का नाम लिया था कि पंजाब और विफाक की वजह से ये सारा कुछ बना, पंजाब या विफाक के लोग इसके अंदर शामिल हैं। क्या ये कमेटी को नहीं पता? क्या अवाने बाला में, क्या अवाने इक्तदार में बैठे लोगों को नहीं पता कि इसका कौन जिम्मेदार है? उन्हें सब पता है, लेकिन मसला यहाँ पर है नीयत का। मसला यहाँ पर है कि वो इसको हल ही नहीं करना चाहते। उनके मसाइल और हैं, इस मुल्क के मसाइल और हैं। यहाँ पर जो इक्तदार के अंदर आता है उसकी प्रायोरिटी इस लेकिन नसीब साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कमीशन बनते हैं, एक टाइम लगता है, महीना फिर भी इन्होंने लिया है। उसके बाद ये फाइंडिंग्स थी जिस पर 4 मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन हमारा किसान जो कि अभी भी बेचारा कौड़ियों के भाव अपनी गंदम बेचने पर मजबूर है। मुझे बताइएगा, आप चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, आपने कुछ सोचा उनके लिए, अब क्या करना है?
हमने हर तरह का हुकूमत से मज़ाकरात भी कर देख लिए, हमने एहतजाज भी कर देख लिए, हमने लाठी चार्ज भी बर्दाश्त किया, शेलिंग भी बर्दाश्त की। इस मुल्क का अनाज पैदा करने वाले को दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार करके हवालात में भी बंद किया गया। हमने ये सब कुछ कर देख लिया। अब अगर हमारे साथ इस कदर जुल्म ज्यादती हुई है और इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की, तो आने वाले सालों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। अगर इस मुल्क का किसान गंदम में खुद कफील कर सकता है, इस मुल्क को अगर आटे में खुद कफील कर सकता है, कि हमेशा किसान ने ठेका नहीं उठाया कि वो अपनी खून पसीने की कमाई को नुकसान में कर दे। 6 महीने वो एक फसल पैदा करे, 6 महीने के बाद उसको पता लगे कि अब उसकी फसल की कीमत मिडलमैन, उसकी फसल की कीमत आड़ती व्यापारी, वो उसकी फसल का तयन करेंगे। ये जुल्म ज्यादती अब नहीं चलेगी। इस वक्त लोगों ने फसल काट कर, गंदम काट कर या खुले आसमान के नीचे रखी हुई है या अपने डेरों के अंदर कुछ रखी हुई है, कुछ ने अमरे मजबूरी औने पौने बेच दिया है। लोग अगली फसल नहीं काश्त कर रहे। लोगों के पास इस वक्त इतने वसाइल ही नहीं है कि वो अगली फसल काश्त कर सकें। आप IMF के चुंगल से कैसे निकलेंगे? आप एक ऐसे सर्कल के अंदर जा रहे हैं। इस मुल्क की 65% आबादी ज़राअत से लिंक है। जब ज़राअत से लिंक लोगों का मुआशी कत्ल कर देंगे तो आप इस मुल्क को तरक्की की राह पर कैसे गामजन करेंगे? बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये वो बिगाड़ है कि जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना जाहिर है अगर इस मुल्क का किसान परेशान रहेगा तो तुम्हारी तो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, तो कभी भी ये नहीं मुमकिन है कि वो मामलात इकॉनमी रिलेटेड सही चले। ये एक अफरा तफरी सिचुएशन रहा करेगी। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी असीब अनवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। नाज़रीन, कराची वालों का बुरा हाल है, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। हीट स्ट्रोक भी अभी से शुरू तो नहीं उस तरह से हुआ, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि बीमार हो गई है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद 3 से 4 रोज़ मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आज बुध का रोज़ है, सुबह सुबह मेरी आपसे बात हो रही है, कोई अच्छी खबर सुना दें मौसम से रिलेटेड। अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम तो जैसे आपने खुद अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि गर्म है, कराची में गर्म और मरतूब, और बाकी जगहों पर तो शदीद गर्मी पड़ रही है। पूरे पंजाब के बेशतर इलाकों में 44 से 46 टेम्परेचर, इसी तरह से सिंध में 46 से 48 तक पहुंच चुके हैं जी। और आगे भी मजीद बढ़ने का इम्कान है। यानी खासकर उसकी शिद्दत में कल से 23 से लेके आगे 27 से 28 तक ये जो दिन होंगे ये ज़्यादा गर्म होंगे। उसमें पारा अपर सिंध में और इसी तरह से साउथ पंजाब के जो बेशतर शहर हैं उनमें 50 तक कुछ हो सकता है 50 को भी क्रॉस कर जाए। 26-27 को 2 दिन जो ऐसे होंगे। और इसी तरह से कराची में भी मौसम जो है ना गर्म और मरतूब, 38-39 इसी रेंज में कराची में टेम्परेचर रहने का इम्कान है अगले 1-आध हफ्ते तक। और लेकिन यहाँ चूंकि नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए गर्मी महसूस बहुत ज़्यादा होती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही है कराची में भी, और कहीं पर कोई ऐसी मतलब बारिश वारिश का कोई अभी इम्कान नहीं है चूँकि बिल्कुल क्लाउडलेस स्काइज हैं। हाई प्रेशर बना हुआ है पर एटमॉस्फेयर में, तो उसके नतीजे में गर्मी ही रहेगी मई के बकिया दिन जितने भी हैं इसमें। तो बारिश की फिर कोई तवक्को ना रखी जाए, या फिर अक्सर ये होता है कि जब बड़ी ईद भी आपको पता है करीबी है, अब 20-25 दिन बाकी हैं, तो कुछ मौसम तब्दील होता है जून में, उस टाइम पर जाकर कुछ आसार बनते हैं बारिश के, तो कब तक एक्सपेक्टेशन रखें हम? देखिए जून के पहले हफ्ते तक तो कोई खास तवक्को नहीं है। हाँ कुछ इक्का दुक्का जगहों में हो सकता है 2-3 जून को कुछ जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, लाहौर हो गया, उससे ऊपर का जो इलाका सियालकोट और नारोवाल और इस्लामाबाद वगैरह, उधर हो सकता है कुछ डेवलपमेंट हो जाए 2 या 3 जून को। बाकी नीचे साउथ में तो कुछ भी नहीं है, कराची में और पूरे सिंध में और पूरे पंजाब के बेशतर इलाकों में, यानी जो सेंट्रल और साउथ पंजाब है, यहाँ तो बारिश वारिश का कोई ऐसा इम्कान नहीं है। असल में वेस्टर्ली वेव आपको पता है कि अब जो ग्रेजुअली वो बहुत नॉर्थ में चली गई है, वस्ती एशिया के ऊपर शिफ्ट हुआ चाहती है, तो इसलिए पाकिस्तान में उनका गुजर बहुत ही अब शायद ही हो।
अब वो सीजन नहीं रहा उनके आने तो का। अभी जो कराची में कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 3 से 4 डिग्री मजीद बढ़ेगा, तो क्या समुद्री हवाएं भी चलेंगी या वो भी बंद रहेंगी? नहीं, समुद्री हवाएं भी रहेंगी, लेकिन समुद्री हवाओं की स्पीड बहुत कम होती है असल में ना। सुबह के औकात में तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, फिर दोपहर के 2 बजे के बाद जाके कुछ इसी हद तक कुछ चलती है। तो मई का महीना यूजुअली इसकी एवरेज कंडीशन इसी तरह से हैं कि इसमें सी ब्रीज की स्पीड बहुत कम होती है, वो के फ्लो उसी तरफ से रहता है, इसीलिए तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसीलिए नमी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल सी ब्रीज ब्लॉक नहीं है, इसी वजह से ह्यूमिड वेदर है। लेकिन ये कि बिल्कुल लाइट स्पीड होती है विंड की, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा फील तो होती है। अभी लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इन साइड्स पे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मौसम की? देखिए, उधर भी लाहौर में भी कल भी मेरे ख्याल में 44 तक पहुंच चुका था टेम्परेचर, और अगले दिनों में और बढ़ेगा 44 से 46 के दरमियान। लाहौर, फैसलाबाद, जो गिरदोनवा के इलाके हैं, पूरी पट्टी, और पेशावर में भी 40 प्लस ही जाएगा अगले इस पूरे जितने भी मई के बकिया दिन है इनमें। सही, ठीक है। चलें सरदार साहब, उम्मीद है कि कुछ अल्लाह ताला जल्दी रहम करें और कुछ बारिश के आसार बने, कोई ऐसा एक स्पेल आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से आपने बताया है। और अभी नाज़रीन हमारे पास एक अहम खबर है, जैसा कि आप जानते हैं कल सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन पर हमला हुआ और ख्वाजा सराओं की जानिब से ये हमला किया गया। अभी PTI के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर चुके। आलिजा, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रऊफ़ हसन पर गुज़िश्ता रोज 4 ख्वाजा सराओं ने हमला किया था, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गए थे। फिर उनको PF हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उनका ये कहना था कि इनके ऊपर कातलाना हमला किया गया है। अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद में मरकज़ी PTI के सेक्रेटरी रऊफ़ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना अपारा में रऊफ़ हसन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में 4 ख्वाजा सरा नामालूम को नामजद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हूँ और मुख्तलिफ चैनल में अपनी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। ये FIR का मतन है। निजी चैनल से प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के बाद पार्किंग की तरफ जा रहा था। एक शख्स जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होता है ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत रोककर हमला किया। उसके दीगर 3 साथी भी आगे, जिन्होंने मुझ पर तेज-धार आले से हमला कर दिया। मुल्ज़िमान मेरी गर्दन पर हमला कर रहे थे कि इस दौरान चेहरे पर शहर के करीब तेज-धार आला लग गया। मुल्ज़िमान मुझे जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। मुल्ज़िमान ने 2 दिन पहले एक निजी चैनल के ऑफिस में मौजूद कर मुझे रोककर हमला किया था। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, PTI के तर्जुमान हूँ, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये है FIR का मतन जो रऊफ़ हसन ने दर्ज करवाई है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा आलिजा कि ये जो वाक़या पेश आया था कितने बजे का वक्त था, और जब इनको थ्रेट्स थी हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था, तो ये दोबारा क्या वही ख्वाजा सरा थे, क्या बताया गया है? देखिए, रऊफ़ हसन ने ये बताया है कि गुज़िश्ता रोज और उससे एक दिन पहले वो एक और निजी चैनल पर इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहे थे। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया पर वो वाक़या है, वहां पर भी ख्वाजा सराओं ने इनका पीछा किया और तब ये अपनी गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे और एक गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब ये निजी TV चैनल में इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के बाहर निकले तो इनकी गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी और ये पैदल चलकर वहां से गुजर रहे थे। तो उन्हीं ख्वाजा सराओं ने इनको रोका है। पहले इनके साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और फिर उसके 3 मजीद साथी, जब एक ख्वाजा सरा ने इनको पकड़ा है तो पीछे से 3 मजीद साथी आए हैं और उन्होंने फिर इनके ऊपर इकट्ठे हमला किया है। और फिर हमने CCTV फुटेज भी बोल न्यूज की स्क्रीन पर शेयर की एक्सक्लूसिव। उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इनके ऊपर तेज धार आले से वार किया गया और चेहरे, उनकी गर्दन भी इससे कट सकती थी। ठीक है, चलिए, अब मुकदमा इस्लामाबाद के अपारा थाने में दर्ज है। बहुत शुक्रिया आलिजा, आपने डिटेल्स हमें दी हैं। और अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको मिलवाने वाले कुछ ऐसे एथलीट से जिन्होंने नेपाल के शहर काठमांडू में
क्या कमाल परफॉर्म किया। एशियन रोप स्किपिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अंडर 10 और अंडर 13 कैटेगरी के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में मजमूई तौर पर 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए हैं। ये सारे एथलीट्स, ये मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ज़बरदस्त परफॉर्म करके आए काठमांडू में। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि टीम के मैनेजर हैं। उसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हफ्सा साहिबा जो कि फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर हैं इस टीम की, और इस तरफ मेरे साथ सैयदा वरीशा मौजूद हैं जिनको 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं। फिर उसके बाद मावरा कामरान मौजूद हैं जिनको 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला है। फिर मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं, इनको भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। चलो जी, ज़बरदस्त। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और मावरा ने तो स्पेशली भारत को शिकस्त दी है और जिसकी वजह से इनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है सोशल मीडिया पर। तो पहले मैं सलीम साहब आपकी तरफ आऊँगी, कितनी मेहनत इन बच्चों ने की है माशाल्लाह से, और ज़ाहिर है उसमें आप लोगों की एफर्ट्स भी हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इन बच्चों को बुलाया और इनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि सबसे सख्त इस वक्त ज़रूरत है इन बच्चों की हौसला अफजाई की। तो जिस वक्त हम टीम लेके जा रहे थे तो हमारी टीम के मेंबरान की जो तादाद थी वो 16 थी। बेसिकली हमने पूरे पाकिस्तान से टीम को जो है वो सिलेक्ट किया था। 4 बच्चे बलूचिस्तान से थे, 4 बच्चे KPK से थे, 4 पंजाब से थे और 4 सिंध में से थे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमेशा की तरह जो है वो आप समझें कि जो है उनके पास बजट नहीं था, फंड नहीं था, तो वो बच्चे हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे जो साउथ एशियन चैम्पियनशिप्स के अंदर तकरीबन 16 कैटेगरीज थी जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेशन करनी थी, और हमने क्योंकि फ़ंड ना होने की वजह से और वो जो बाकी हमारे खिलाड़ी ना जाने की वजह से हमने सिर्फ इन 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो शिरकत की, और तीनों के अंदर आप देखें कि हमने आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस थी कि जब आप भारत को शिकस्त देते हो उस वक्त तो एक अजीबी मंजर और दिल की खुशी का कुछ एक अजीब अनडाउटेडली ऐसा ही है। वो कहते हैं कि आप भले चैंपियनशिप हार जाए लेकिन इंडिया को हरा के आए। बिल्कुल क्योंकि जब ये बच्चे वहाँ पर गए थे तो डे 1 इंडिया का जो दस्ता था वो 52 रुकनी दस्ता था। अच्छा, 52 रुकनी था। 52 लोग उनके आए हुए थे जिसके अंदर उनके फिजियोथेरापिस्ट, उनके असिस्टेंट, उनके कोच, उनके मैनेजर्स, यानी कि पूरा एक 52 रुकनी दस्ता था। और ये जब हम मैचेस के आगाज़ से एक दिन पहले गए तो ये बच्चे बड़े नर्वस हो गए थे कि ये तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, तो हम किस तरीके के साथ इनको जो है वो शिकस्त देंगे। सही। फिर हमने रात को मैंने इनको बुलाया होटल के अंदर, हमने मीटिंग की। मैंने कहा देखें बेटा कि उनके पास भी 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 हाथ हैं। जो स्किल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो स्किल्स आपने कहीं पर भी ये नहीं सोचना कि आप उससे कम हैं। तो जो मैंने पहले दिन जो इनका नर्वस ब्रेकडाउन देख रहा था, लेकिन जब सेकंड डे ये ग्राउंड के अंदर उतरे और आपके सामने वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, तो मैं कहता हूँ कि ये इन बच्चों को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने, क्योंकि इतने प्रेशर के अंदर एक तरफ 52 फिर दूसरे मुल्क के अंदर दूसरा मसाइल भी महदूद, प्रैक्टिस के सेशंस भी, क्योंकि जो एकेडमी है हमारी वो है नाज़माबाद के अंदर। अब ये जो बच्चे हैं बल्दिया टाउन के अंदर रहते हैं, एक बच्चा कोरंगी के अंदर रहता है, रोज़ाना उनको एकेडमी के अंदर आना, ट्रांसपोर्टेशन का मसला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पेरेंट्स भी, और जो आज महंगाई का दौर चल रहा है, लेकिन मैं इनके पेरेंट्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और फेडरेशन के हमारे जो सदर हैं मकबूल आराई साहब और जो है शारिक सिद्दीकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही। हमने अपनी मदद आपके तहत फिर इस काम को शुरू किया तो ज़बरदस्त ज़ायरस के सम्राट फिर नज़र आ रहे हैं आप लोगों की एफर्ट्स हैं। ये मेरिट के ऊपर हमने जो है वो हालांकि हमें ऑफर्स आई थी कि हमारे बच्चे को आप भेज दें तो हम जो है वो सारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारा एक विजन था कि अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं, कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से हमने मेडल्स को विन करना है, हम अपना टारगेट अचीव करके जो आए। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी अब थोड़ा सा मैं आपसे जानूँ, क्योंकि आप फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं इनकी, तो किस तरह आपने इनको मोटिवेट किया, कैसे आपने इनको वो बकअप किया कि नहीं जी नहीं हमने करके आना है? ये लोग तो जो थे वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं भी डॉजबॉल की प्लेयर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि प्लेयर्स की फीलिंग क्या होती है जब वो फर्स्ट टाइम जाके ग्राउंड में उतरते हैं। तो जब प्रैक्टिस सेशन था तब ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए थे कि हम लोग कैसे करेंगे इंडिया की टीम को देख के। तो मैंने बोला कि भाई जितना आता है, जितनी प्रैक्टिस कर आए ना आप लोग, पाकिस्तान से जो सिखाया आप लोग को बस उसकी प्रैक्टिस करते रहें और वही जाके आप लोग परफॉर्म करें।
फिर नेक्स्ट दिन लोगों ने यही किया और बस। अच्छा, वहाँ पे जाके सबका कोऑपरेशन बड़ा अच्छा रहा? जी जी। कोई प्रॉब्लम तो उस तरह फेस नहीं करना पड़ी ना? उनके फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बाजुका इतना बच्चा हो जाता है कि वो यही कहता है कि मैं रहने देता हूँ या मैंने। हाँ, मैं नहीं कर सकती, मैं ये इनको देखो ये कितनी फास्ट कर रहे हैं। इवन के वरीशा कहती कि मेरे साथ जो प्लेयर है इंडिया की वो तो इतनी स्किपिंग फास्ट करिए, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, आप कर सकती हो। और फिर ज़बरदस्त। तो फिर वरीशा वहाँ पे जब आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट की, फिर किस तरह एकदम लगा कि नहीं जी मैं तो कर लूँगी और कोई मसला ही नहीं है? कैसा महसूस हुआ था वहाँ पे जब आप फील्ड में मौजूद थी और आपको कहा गया चलें जी हाँ अब आपकी टर्न है? बस ये अल्लाह का करम था कि मैं जीत गई। मैंने कोशिश की कि मैं जीतूं बस। किसी पॉइंट पे लगा कि नहीं वो ज़्यादा मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं हार जाऊंगी? लगा था? और इवन ये भी था कि जब वरीशा वहाँ पर गई ना तो इसकी थी स्पीड स्प्रिंट, तो इसको वहाँ पर जाके चेंज करवा दी। बोले ये तो अंडर 14 कैटेगरी में है ही नहीं। तो इस बात से भी ये कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब 1 आवर पहले उसको बताया गया कि आपकी जो है वो कैटेगरी चेंज हो गई, स्पीड हॉप हो गई है। तो एक इस बात से भी ये कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं बोला नहीं, इसकी प्रैक्टिस तो थी उसकी, लेकिन फिर इसने वो करी। ज़बरदस्त। यानी कि उसी मोमेंट पे अगर उन्होंने चेंज भी किया तो आपने फिर भी परफॉर्म कर लिया। क्या बात है। आप तो कितनी आप प्रैक्टिस करती हो डेली? मैं करती हूँ बस दिन में कभी स्टडी करती हूँ और फिर। कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 8 में हूँ। अभी रिज़ल्ट होगा, फाइनल टर्म हो गए हैं तो अभी 9 अच्छा, में। अभी 9 में जाएंगी आप। तो वरीशा आप कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हो और कुछ बताओ ना अपने बारे में। पेरेंट्स आपके कितने सपोर्टिव हैं? कैसे आपको ये शौक़ पैदा हुआ? ये वैसे मेरे पापा प्रैक्टिस कराते हैं। मैं जाती नाज़माबाद भी हफ्ते में 2 दिन जाती हूँ, उधर भी प्रैक्टिस करती हूँ और घर में मेरे पापा प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, पापा प्रैक्टिस कराते हैं। तो पढ़ाई और इसको खेल को मैनेज करना आसान है या समटाइम मुश्किल होती है? नहीं, आसान है, हो जाती। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है कि जब एग्ज़ाम्स भी आ जाएं और कुछ चैम्पियनशिप भी हो, फिर बड़ा इम्तिहान होता है कि वहाँ पे भी पूरा फोकस करना है और एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने हैं। तो फिर मुश्किल कैसे मैनेज करते हो आप? बस 2 घंटे जैसे रॉप स्किपिंग करती हूँ प्रैक्टिस, उसके बाद स्टडी करती हूँ, फिर स्किपिंग फिर स्टडी। ऐसे। ज़बरदस्त। अभी जो छोटी सी मावरा बैठी हैं, मावरा आप मुझे बताइए आप कौन सी क्लास में? मैं लेवल 5 में हूँ। लेवल 5 में। तो आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ स्किपिंग का? मैं बस करती थी, हमेशा से शौक से करती रहती थी। फिर मैंने स्कूल में भी हिस्से लिए थे बहुत सारे, और फिर जैसे स्पोर्ट्स वीक होता था तो उसमें भी लिया था, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, इसलिए मैं उसमें डिस्क्वालीफाइड हो गई। फिर मैंने दोबारा से शुरू कर दी, फिर मैं करती रही और फिर मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल मिल गया है ना। तो आप मुश्किल तो नहीं होती पढ़ाई को साथ मैनेज करने में? थोड़ी होती है, क्योंकि फिर ट्यूशन भी जाना और स्कूल से आती हूँ, फिर वो थोड़ी होती है। बस छोड़ना नहीं आपने, स्किपिंग करते रहना है और इसमें इंशाल्लाह और आगे जाना है। हुसैन आप क्या बताएंगे, कौन सी क्लास में आप? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में है, तो मुझे बताएगा अब तो आप ज़ाहिर है बड़ी क्लासेस आगे 9th 10th फिर आगे आ जाएगी तो स्टडीज़ भी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ काठमांडू में? कैसा महसूस हुआ था और जब अनाउंस हुआ कि जी ये मेडल मिल रहा है हुसैन को, क्या सोच रहे थे उस वक्त? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर गए थे इंटरनेशनल खेलने के लिए, पहले कभी नहीं गए, तो इसलिए जब नाम अनाउंस हुआ हमारा गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो वहाँ पे मुकाबला किसके साथ था? 7 टीमें थी वहाँ पे, 7 टीमें आई हुई थी, जिसमें कौन सी सबसे टफ थी? इंडिया ही टफ थी। इंडिया ही टफ थी। तो फिर शुरू से लगा कि कर लोगे या फिर मुश्किल हुई थी? पहले थोड़ी मुश्किल हुई थी, फिर अच्छा लगा था करके। तो अभी नेक्स्ट तैयारी किस चीज़ की चल रही है? यूएस वर्ल्ड है जुलाई के एंड के अंदर जो है, यानी कि 25 जुलाई इन्होंने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप वापस स्कीपिंग के लिए, लेकिन अब जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है वही फाइनेंस का है, तकरीबन यूएस जाने। तो अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, आप कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर लें इस प्लेटफॉर्म से। डेफिनेटली मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके यंग स्टार्स हैं और इन इलाकों से आपको इंट्रोड्यूस यानी कि हम करवा रहे हैं कि पाकिस्तान पर जाके ये परचम बुलंद करें। हम चाहते हैं कि इनको इनके हाथ को थामा जाए ताकि इनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ये अपनी तालीम भी जारी रख सकें और इसी तरीके से इस खेल को आगे की तरफ ले जाके पाकिस्तान को जो है वो परचम और नाम जो है वो बुलंद कर सकें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर से ऐसे ही खेलते रहे, मुल्क का नाम रोशन करते रहे और स्पोर्ट्स बोर्ड भी सोचे कुछ इनके बारे में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं क्योंकि अब वक्त हो गया हीरो पाकिस्तानी सेगमेंट का। वेट लिफ्टिंग का मैदान हो या फिर इंटरनेशनल फ़ाइट का, वैसे तो हमारे पुलिस के जवान अक्सर अपनी कारकर्दगी की दुनिया को मुतासिर करते रहते हैं, मगर आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे सिंध पुलिस के जवान से जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में अपनी मुनफरिद सलाहियतों से भारतीय रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है। मुश्तबा हसन ने 1 मिनट में 118 वॉलनट्स तोड़ने का मुनफरिद रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर पाकिस्तान के नाम किया है। और इससे पहले 108 टन चाकू से वॉलनट तोड़ने का रिकॉर्ड भारत के पास था। तो मार्शल आर्ट्स का आगाज़ उन्होंने 13 साल की उम्र में किया, नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल। मुश्तबा हसन अब तक मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में दर्जनों मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। इन दिनों वो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा, जितनी बातें मैंने कही हैं सारी सही हैं? जी हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया। आप मुझे ये बताइएगा कि मैं तब से देख रही हूँ माशाल्लाह आपके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज करवाया है, मेडल आपके गले में भी हैं, मेडल्स यहाँ भी हैं, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो ये कब से आप कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 16 इयर्स हो चुके हैं मार्शल आर्ट से वाबस्ता, और जो है ये सारा वही मेरा जर्नी है जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो हमारे तमाम मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनमें हमारी जो इनके लिए एफ़र्ट्स और मेहनत होती हैं वो इसमें लिखी भी नहीं होती हैं, और जो है सर्टिफिकेट सारे आपके सामने हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक दफ़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेता है ना, फिर वो ये देखता रहता है कि ये रिकॉर्ड मेरा किसी और के पास गया है तो मैंने इसको जल्दी से वापस लेना है। तो ये एक मुस्तकिल एक एफर्ट है जो इंसान ज़ाहिर करता रहता है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है वॉलनट्स को तोड़ने का, और यही क्यों वॉलनट्स ही क्यों? असल में मैं ननचक्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था शुरू से, तो जब मैंने ये रिकॉर्ड देखा तो ये चाइना के पास था रिकॉर्ड, और मैं ननचक्स जो है अच्छा चलाता था अपने क्लब में, तो मैंने जो है अपने सर से जो है इस चीज़ को डिस्कस किया कि मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की। इस वक्त रिकॉर्ड चाइना के पास था 49 वॉलनट्स के साथ। अच्छा, रिकॉर्ड ऐसा है कि उसमें वॉलनट को एयर में फ्लाई करके हिट करना है, और फ्लाई एयर में ही हिट होना चाहिए उससे, और ब्रेक होना लाजमी है उसका। तो इस किस्म की बहुत सी शराइत होती हैं, उनमें से एक ये भी शामिल थी, और 60 सेकंड का रिकॉर्ड था। तो मैं उस रिकॉर्ड को अटैम्प्ट करने लाहौर में हमने अटैम्प्ट किया था, जिसके लिए तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने ट्रेनिंग की थी। और फिर वहाँ पर रिकॉर्ड जो है ना, क्योंकि टेक्निकल रीज़न है गिनीज की तो फिर बोरियां मंगवानी पड़ती होंगी। जी हाँ, काफ़ी प्रैक्टिस की उसके लिए। तो जब हमने वहाँ अटैम्प्ट किया तो टेक्निकल रीजंस की वजह से रिकॉर्ड मेरा फेल हो गया था, और थोड़ा मैं डिसहार्ड हुआ, लेकिन मैंने दोबारा जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और तब तक रिकॉर्ड जब मैंने दोबारा अटैम्प्ट किया तो ये रिकॉर्ड USA के पास जा चुका था, सैमुअल स्पार्गे के पास 62 वॉलनट्स के साथ। और फिर जब मैंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो मैंने उसको 97 के साथ किया, और फर्स्ट टाइम जो है मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना था। और उसके अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास ज़्यादा टैलेंट की तो कमी नहीं है, बहुत सारे नौजवान हैं जो माशाल्लाह अपनी फील्ड में नाम बना रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक कैसे जाना है, कुछ लोगों को बिल्कुल इस हवाले से ना कोई गाइडेंस उनके पास नहीं होती है, तो यहाँ तक आ नहीं सकते। थोड़ा गाइड करेंगे आप नौजवानों को जो चाहते हैं कि वो किसी न किसी फील्ड में अपना रिकॉर्ड बनाएं? बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, इतनी गाइडेंस है, बहुत सी चीज़ों में हमें अब भी मुश्किल होती है, और इन तमाम चीज़ों में हमारी एकेडमी जो है उन्होंने सपोर्ट किया हमें, क्योंकि एक पूरी टीम वर्क करती है जो गिनीज की तमाम तर जो है कोऑर्डिनेशन है, जो भी रिकॉर्ड हम अटैम्प्ट करना चाहते हैं और उस रिकॉर्ड को अप्रूव कैसे करवाते हैं, ये पूरी टीम वर्क काम करती है, और इस पर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि मुश्तबा MBA भी है, मतलब पढ़ाई भी इन्होंने नहीं छोड़ी, और 14 इयर्स की एज से ये माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और मार्शल आर्ट्स आपके सामने इनकी विजुअल्स भी आ रहे हैं जिस तरह से खेलते हैं। उसके बाद वॉलनट को स्मैश करने का मिशन, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है, और सिंध पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं। तो ये पैशन इनका इससे मालूम हो रहा है जब ये इतना कुछ एक साथ लेकर चले हैं, और किस तरह इन्होंने मेहनत की होगी। मुझे बताइएगा किसी वक्त में जो कि आपको फील हुआ हो कि यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, और आज आप जब उस वक्त को याद करते हो तो सोचते हो कि देखो मैं गुजर गया उस वक्त से? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, जो आगे जब चैलेंजेस आते हैं आप भी लाइफ में, तो मैं उन्हीं को सोचता हूँ और उन्हीं से मोटिवेट होता हूँ कि मैं स्टडी में भी ऐसा हुआ
के बीच में मेरा गैप आ गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। इंटर के दौरान की बात है, तो मैंने उसके लिए मेरे बहुत से 2-3 दफ़ा सप्लीमेंट्री हो चुके हैं। अच्छा। इंटर में, तो मुझे नहीं लग रहा था मैं दोबारा कंटिन्यू कर पाऊँगा, और लेकिन मैंने उसको फिर कंटिन्यू किया और मैंने उसको क्लियर कर लिया। और जो है इसके साथ साथ जो है फिर मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हो गई थी कैसबरी यूनिवर्सिटी से, मैंने उसको अवेल किया। और फिर इसी तरह मैंने फिर MBA किया। MBA भी मैंने स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया था और मैंने उसको भी अवेल किया, और मुझे कैसबरी यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया था। और अच्छा, अभी जब आप सिंध पुलिस में सर्व करें, डिपार्टमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, एडिशनल IG साहब ने इस पर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और सर्टिफिकेट भी इशू किया है, और इसी तरह IG साहब ने भी जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया इस पर। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपना जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉलनट स्मैशिंग का, मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के पास रहे ज़्यादा से ज़्यादा अरसा, और मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुश्तबा आप मुझे बताइएगा कि किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कितना टाइम करते हैं, तो मतलब आपका रूटीन लाइफ क्या है? ज़ाहिर ड्यूटी पे भी जाना होता होगा, जी बिल्कुल। तो किस तरह करते हैं? ड्यूटी असल में जिस वक्त हम किसी टारगेट के लिए मुस्तकिल मेहनत करते हैं, तो हमें 2 से 3 घंटे एटलीस्ट देने होते हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो जब मैंने इन टाइटल्स के लिए मेहनत की है, तो मैंने काफ़ी वक्त दिया है, अपना टाइम दिया है। इसके अलावा हमारा पेपर वर्क और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, वो इसके अलावा हैं। तो ड्यूटी के साथ ट्रेनिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग है, मुश्किल है, और अपनी दूसरी चीज़ों मसरूफियात को भी वक्त देना है और ट्रेनिंग को भी। तो ये है कि हम जैसे ही हमारा ऑफ़ होता है, तो उसमें हम लोग 1 से 2 घंटे अपनी ट्रेनिंग के लिए या 1 घंटा निकालते हैं। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ वक़्त हमारी ट्रेनिंग ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिस हो जाती है, लेकिन हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं वीकली। तो मुझे ये बताएगा कि अब इस हवाले से कौन सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली? कोई स्पॉन्सर आपके पास है जो कि मतलब आपकी मदद कर रहे हैं, या फिर सब सेल्फ फाइनेंस पे चल रहा है? पहले हमने तमाम चीज़ें सेल्फ फाइनेंस पे की हैं, और जैसे मैंने बताया हमारी एकेडमी ने उसमें सब कंट्रीब्यूशन किया था, और इसके अलावा साथ में हमारी सेल्फ फाइनेंस था। और अभी तो IG साहब से एक मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी इंशाल्लाह कि मैं जो है रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए हमें थोड़ी फाइनेंशियली और मोरली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान फर्स्ट तो यही है कि मैं अपना रिकॉर्ड इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और मज़ीद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर मुझे सपोर्ट किया जाएगा तो मैं मज़ीद वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इंशाल्लाह पुलिस और सिंध पुलिस और पाकिस्तान के नाम कर सकता हूँ। तो जब मार्शल आर्ट्स के माशाल्लाह आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, तो क्या सिंध पुलिस ने जब किसी चोर डाकू की दुर्गत बनानी होती है तो क्या आपसे खिदमत ली जाती है कि आ जाए भाई, मुझतबा आपकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ टीम में काम करते हैं, तो हम लोग इस वक्त कराची पुलिस बॉडी 1 कैमरा जो है वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइएगा कि फैमिली ने कितना सपोर्ट किया है? जब आपने आगाज़ किया तो उस वक्त क्या उनका रिस्पांस था? किसने ज़्यादा आपको मतलब ज़ाहिर है वो पुश किया कि नहीं हाँ करो? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मेरी मदर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। आज भी जब हम किसी किस्म के डिसार्ड होते हैं, कोई मसला होता है, तो हमें वही सपोर्ट करती हैं। उनकी हौसला अफजाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर होती है। और मेरे बड़े भाई हैं, एक्स आर्मी पर्सन हैं, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है इसमें। तो अभी आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई? जी हाँ। चलिए, शर्मा भी गए हैं थोड़ा सा ना मुश्तबा, तो भी इनकी शादी की बात करेंगे इनसे कि इन्हें लड़की कैसी पसंद है, ऑन एयर लड़कियों तक पैगाम भी चला जाएगा। अभी जनाब हम आते हैं, मेरे साथी हैं मुश्तबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 सीरीज़ का पहला मैच आज है, और आज ये मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा भी है। बरतानवी महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक लीड्स में बारिश का 60% इम्कान है, तो दिन में बादल छाए रहेंगे। दोपहर को शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से रात 12 बजे तक जारी रह सकती है। तो जनाब इंग्लैंड मेज़बान है, और इंग्लैंड में आपको पता है बारिश बहुत होती है। इस वक्त हमें सैयद अवैस ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि वो हमारी तैयारी कैसी देख रहे हैं टीम की। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड कप से पहले ज़ाहिर है कि हमारे समझ ले प्रैक्टिस सेशंस ही चल रहे हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस को? अभी जो पीछे ज़ाहिर है एक दो सीरीज़ हमारी गुजरी भी हैं, और अब इंग्लैंड है जो कि टफ हरीफ नहीं है या है, क्या कहते हैं? नहीं, इंग्लैंड तो बहुत टफ हरीफ है। आपको पता है T20 के अंदर जो फ्लाई पॉइंट्स ही वो क्रिकेट खेलते हैं, फ्लाई पॉइंट किस्म की
आपको नज़र आती है। उन्होंने क्रिकेट का बिल्कुल ही नक्शा तब्दील कर दिया है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, बेसबॉल क्रिकेट उनका फेमस स्टाइल है खेलने का। मुझे पता है अगर इंग्लैंड टीम को आप थोड़ा सा कंपेयर करूं, वो जो इंग्लैंड टीम होती थी थोड़ा सा डिप जरूर उनमें आया, सच उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी वैसी एग्रेसिवनेस आपको नजर नहीं आती। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो बटलर की बात करूं, हालिया आपको पता आईपीएल हो रहा था जहां से वापस आए, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मोइन अली की बात करें, वो कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में आपको नजर आते हैं। तो प्लेयर्स उनके पास हैं जो कि आपको एक मॉडर्न डे क्रिकेट, जो हम स्टाइल ऑफ क्रिकेट की प्ले बात करते हैं, वो आपको नजर आएगा। लेकिन वहीं अगर बटलर की बात करूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में भी कहा है कि पाकिस्तान टीम का हमें पता है कि वो एक बड़ी खतरनाक साइड आपको जानी जाती है। बॉलिंग यूनिट की बात करें तो बड़ा एक तगड़ा यूनिट है, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान के लिए आपको पता है बड़ा अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है। चाहे क्राउड सपोर्ट की बात करें, चाहे पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें, पाकिस्तान ने अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस दिखाई हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी अवैस थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि इन गोरों के बारे में तो यही मालूम है कि ये बड़ा टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं और जाहिर है अनडाउटेडली बहुत टफ टीम है ये। तो आप इस हवाले से हमारी तैयारी किस तरह की देख रहे हैं, कंडीशंस किस तरह की देख रहे हैं? वैसे तो बारिश की भी तवक्को की जा रही है, फिर हवा में नमी का तनासुब भी 92 तक होने की वजह से कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉलर्स को, फील्डर्स को। क्या आप इस हवाले से राय आपकी? देखिए, हेडिंगली की जो विकेट है, जहां पर पहला T20 आज खेला जाना है, 75% बारिश के चांसेस तो हैं, लेकिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो कंडीशंस को लेके, क्योंकि जब वहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो फास्ट बॉलर्स के लिए वो डेडली है, जिस तरीके से स्विंग होता है। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि अब तो ओवरकास्ट कंडीशंस अगर नहीं होती, धूप लगी रहती है, तो बैटिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त विकेट हो जाती है हेडिंगली की। क्राउड सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान को बड़ा एक ज़बरदस्त क्राउड वहाँ पर सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट ये मैच है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने आज या कल तक आपने टीम फाइनल करके वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करनी है। जो आपके गैरी कर्स्टन कोच हैं, मुझे पता है पाकिस्तान को डीपली स्टडी भी किया होगा उन्होंने, हर चीज़ है। लेकिन जब आप एक यूट्यूब की बात करूँ या कहीं की बात करूँ, एनालिसिस की बात करूँ, एक डिफरेंट होता है। जब आप आई टू आई वॉच करते हो प्लेयर को, उसके एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है उनके लिए। अनफॉर्चुनेट है कि अगर आज का मैच नहीं होता, वो मैच नहीं देख सकेंगे। अब मैं आई टू आई की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि जरूर थोड़ा सा एक डाउट हो जाता है कि यार अच्छा, क्या करें। पिछली सीरीज में मैं ज़ाहिर है एक क्रिकेट एक्सपर्ट से बात कर रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि नसीम शाह को रेस्ट देना चाहिए, हसन अली को ट्राई करना चाहिए, पर वो भी को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इम्प्रेस कर सके हैं। वो भी थोड़े ना एक्सपेंसिव ही रहे। शाहीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाबर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, रिजवान ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अभी ये जो अब आगे आपको ये सीरीज़ नज़र आ रही है, इसमें आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी को रेस्ट देना चाहिए और किसको खिलाना चाहिए? देखिए, रेस्ट वाला तो मौका आपका ख़त्म हो चुका ना, क्योंकि आपने ये वो सीरीज़ है जो आप वर्ल्ड कप की तैयारी करें, वार्म अप मैचेस तो वहाँ पर खेल नहीं रहे आप इंग्लैंड के खिलाफ, और वो भी बड़ा तगड़ा स्क्वाड है इंग्लैंड का, उन्होंने सारे के सारे प्लेयर्स वापस बुलाए हैं, उनके खिलाफ आप खेल रहे हो। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो जो मुझे अब तक नज़र आ रहा है, अगर आज हेडिंगली में अगर मैच होता है, ओवरकास्ट कंडीशन हो, तो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा। आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपके आमिर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह और हारिस रऊफ होंगे, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि हारिस रऊफ वापसी करेंगे टीम के लिए। हसन अली की बात करूँ तो रिसेंटली भी आपको पता है हसन अली को जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी लास्ट अपना T20 मैच के अंदर 40 के करीब उन्होंने रन्स खाए थे। और T20 अगर बात करूँ इंग्लैंड कंडीशंस की, उनको इसलिए भी फेवरेबल कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो एक लंबा फॉर्मेट इस वक्त खेल रहे हैं। और T20 के अंदर अगर बात करूँ तो हसन अली ने एज सच उनकी कंटिन्यूसली इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं रही है। मैं खुद एक चीज़ में डाउट में होता हूँ कि जब भी वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं करीब आता है, राना फ़हीम अशरफ और हसन अली का नाम एकदम आने लग पड़ता है। मुझे नहीं पता कि उनकी एज सच कोई परफॉर्मेंस क्या थी जिसकी वजह से आप टीम में रखें। आमिर जमाल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो बॉलिंग यूनिट आपका यही होगा। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो है वो बड़ा मैं कहता हूँ कि इस वक्त टफ कॉल है पाकिस्तान के लिए। आपने एक जो टॉप परफॉर्मर था PSL का उसामा मीर, उसको आपने ड्रॉप कर दिया हुआ। आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर की बात करूँ तो इब्रार मौजूद हैं, इमाद वसीम हसन ऑलराउंडर हैं, शादाब खान भी ऑलराउंडर हैं। देखने वाली बात है कि आज पाकिस्तान अगर मैच होता है हेडिंगली में, तो क्या वो शादाब खान को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे या फिर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट करके इब्रार को बीच में लाया जाएगा? ये देखने वाली बात है। बॉलिंग साइड पर आते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि ओपनिंग जो है वो हमें किससे करवानी चाहिए। साइम अयूब पता नहीं कि उन पे हम बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बाबर का 1 डाउन आना ठीक है, यहाँ फिर ओपनिंग जो है वो रिजवान से लेनी चाहिए। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, इस वक्त सारी की सारी बहस आपको पता है मिड ऑर्डर को लेके लगी हुई है। ओपनिंग की बात करूं, साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है पाकिस्तान टीम, कैप्टन भी करते हैं। जब वो अच्छा खेलते हैं, जब वो एक स्टार्ट अच्छा देते हैं, तो आपने देखा है कि उनसे ज़्यादा इंप्रेसिव प्लेयर कोई नहीं होता। लेकिन इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा साइम की परफॉर्मेंस करती है, जो कि प्रेशर का सबब बनती है मिड ऑर्डर के अंदर। अगर बात करूँ बाबर आजम रिजवान की, तो मैं उस हक में नहीं था कि उनको चेंज किया जाता, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी थी। आपके बहुत से अच्छे ओपनिंग पेयर्स भी आपको मिलते रहे, लेकिन
जो मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो उस्मान खान है, क्योंकि बार बार बात हो रही है उसके बारे में, आ भी रहा था कि ज़राए के मुताबिक उसको चांस दिया जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे पता है कि ज़्यादती थी कि आपने आयरलैंड के खिलाफ उसको चांस नहीं दिया, जाके वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करता है। इंग्लैंड बड़ी तगड़ी साइड है, लेकिन ये वो साइड्स हैं जहाँ पर एक भी आपका अच्छी निक लगी तो आप बैक इन द फॉर्म बड़ा स्ट्रॉन्ग आते हो, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उनका होगा। अब देखने वाली बात है, अल्लाह करे कि आज वो परफॉर्म करे, अगर उनको चांस दिया जाता आज वो परफॉर्म करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है 20-25 रन अगर वो क्रॉस करेंगे उस्मान खान तो डेफिनेटली डेंजरस होंगे इंग्लैंड के खिलाफ वो। इंशाल्लाह। चले जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं टीम के साथ, अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें। ज़ाहिर है कि वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है और ये उससे पहले बड़े मैचेस हैं और हमारी इससे तैयारी हो रही है, पॉलिश हो रहे हैं हम, तो हमें सीरियस लेना पड़ेगा चीज़ों को। ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ना, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अवैस, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं और मुश्तबा मेरे साथ मौजूद हैं। तो मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा आप शर्मा क्यों गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मतलब सोचा है, शादी आपकी फिर कब एक्सपेक्टेड है? वो इंशाल्लाह बहुत जल्द है जी। अच्छा, बहुत जल्द है, यानी घर वालों को आपने बता दिया कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है तो आप देख लें जी। ऐसा ही है जी, उनकी पसंद की होगी, वालदा की। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह आप सिंध पुलिस में सर्व कर रहे हैं, तो आप मतलब कोचिंग का भी सोचते हैं? ज़ाहिर अगर आपके पास ये हुनर है या फिर आप इस लेवल का खेल रहे हैं तो आप सिखा भी सकते हैं, तो सोचा आपने पहले या जॉब के साथ मुश्किल होगा? पहले हम स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम क्लासेस वगैरह दिया करते थे सर्विस में आने से पहले। तो इसके बाद जब से भी सर्विस में आए हैं तो भी मसरूफियत इतनी ज़्यादा हैं और जो है अलग से जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और ज़ाहिर है एज ए डिपार्टमेंट आपको कहीं दूसरी जगह अलाउ भी नहीं होता है कि आप कहीं और अपनी सर्विसेज दें। सही। तो हम तो इसमें आपको जो अपना ख्याल रखना पड़ता है प्रैक्टिस के साथ खाने पीने में, जी हाँ, तो वो डाइट स्पेशल जो होती है वो आप लेते हैं? अक्सर जो है ड्यूटी और मसरूफियत की वजह से इतना ज़्यादा डाइट पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश करते हैं हेल्दी डाइट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और बाकी लोगों को भी चाहिए कि हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड जो है वो इस्तेमाल करें, जंक फूड वगैरह से अवॉइड ही करें। चले जी मुज्तबा, बहुत अच्छा लगा, आप इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहें, रिकॉर्ड्स बनाते रहें, हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अभी जनाब हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की गर्मी की, जिसमें इजाफा होता जा रहा है और बदलते मौसम में जिस्मानी ज़रूरियात भी बदल जाती हैं। ख़ास तौर पर मौसम गर्म हो तो जिस्म में नमकियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है, साथ साथ मुख्तलिफ वाइटामिन्स की कमी का भी सामना हो जाता है। जिस्म के साथ जिल्द भी गर्म मौसम से कुछ मुतासर होती है, जिसकी देखभाल करना पड़ती है। तो इन दिनों सिंध और पंजाब में हीट वेव वीक चल रहा है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि बदलते मौसम में वाइटामिन्स की अहमियत पर कुछ बात करें। तो इस वक्त हमें डॉक्टर बिलाल शम्स ने ज्वाइन किया, जो कि स्किन एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सरिश। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ स्किन की या और बालों और बात नहीं करूंगी, या फिर विटामिन्स की नहीं, मैं बात करूंगी साथ में बालों की भी, जो कि इस मौसम में झड़ना शुरू हो जाते हैं और इनके लिए भी हम विटामिन्स खाते हैं, बायोटिन प्लस खाते हैं। तो मुझे बताइएगा कि इस मौसम में अगर हमें अपना ख्याल रखना है तो ये विटामिन्स हम डॉक्टर से पूछे बगैर एक दूसरे के बताने पे खा लेते हैं, कितना गलत है ये? नहीं सरिश, आपका जो ये सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। विटामिन्स लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं, और कोई जो है ना, जब भी मेरे पास आता है कोई पेशेंट, डॉक्टर साहब मैं तो बायोटिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और मैं तो जिंक ले रहा हूँ और ये फलाना। सरिश, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज जब होती है तो उसके और भी साइन सिम्टम्स होते हैं, मतलब उसके जो और भी अलामात बॉडी में नजर आना शुरू होते हैं। सिर्फ हेयर फॉल नहीं होता विटामिन्स की कमी से, तो लोग बहुत ज्यादा विटामिन्स ले लेते हैं। एक कंडीशन है हाइपर विटामिनोसिस, यानी जिसमें विटामिन्स की ज्यादती से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सो विटामिन्स या कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अपार्टमेंट्स लाइफ गुजारते हैं, जिनके घरों में धूप नहीं आता, वो ये अक्सर बात करते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द रहता है। तो फिर जब वो विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो वो काफ़ी लो होता है, जिसके बाद डॉक्टर्स उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे देते हैं और बताते हैं कि आपको विटामिन डी जब भी लेना है कैल्शियम के साथ लेना है। कब ज़रूरी है कि हमें आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स कब अपने टेस्ट कराने चाहिए अपने विटामिन्स की डेफिशिएंसीज को चेक करने के लिए?
सरिश, ये जो विटामिन्स की डिफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन डी की डिफिशिएंसी, शहर में रहने वाले लोगों की, सिवाय ट्रैफिक पुलिस की और कुछ ऐसे लोगों के जो दिहाड़ीदार तबका है जिनका सन एक्सपोजर अच्छा खासा होता है, बाकी अपार्टमेंट्स के अंदर रहने वाले लोग या ऑफिसेज में जिनका बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, उनमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है। लेकिन विटामिन्स जो है ना, इसमें दो तरह के वो है, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके फिर जो हाइपर विटामिनोसिस है, ये भी टॉक्सिसिटी भी बहुत 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 बड़ा फैक्टर है। सो अपनी तरफ से विटामिन लेना मुनासिब नहीं है। टेस्ट आप तब कराते हो जब आपको अलामात शुरू हों, मतलब बॉडी एक्स हो, जॉइंट पेन हो, इस तरह के कुछ अलामात हों, तब आप टेस्ट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो टेस्ट एडवाइस कर लेता है। अदरवाइज खुद से कोई ऐसा रूल नहीं है कि साल में 3 दफा 2 दफा जितनी भी दफा है आप टेस्ट कराएं। टेस्ट हमेशा अलामात के बाद होता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं, तो कोई कौन सा टेस्ट कराए इसका। जी, हमें ये चाहिए कि अगर हमें कभी भी इस तरह के सिम्टम्स कोई फील हो, बॉडी एक, या फिर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, कंधों में हो रहा है, या कहीं भी, तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर करें, ताकि डॉक्टर आपको जल्द ये बताए कि भाई आपको किस विटामिन की ज़रूरत है और आप ये वाला टेस्ट करवाएं। अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब, गर्मी के इस मौसम में हम ये देखते हैं कि पसीना कुछ लोगों को बहुत एक्सेसिव आता है, कुछ लोगों के पैरों में पसीना आता है, कुछ लोगों के हाथों की हथेलियों में पसीना आता है कि बाकायदा उनको रुमाल या टिश्यू पेपर्स हाथ में रखना पड़ते हैं। क्या ज़्यादा पसीना आना ठीक है या गलत है? सरिश, ज्यादा पसीना एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, जिसमें जरूरत से ज्यादा या नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा पसीना आता है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनके एक वकील मेरे पास आता है, वो बेचारा जो है ना, कागज पे कोई ड्राफ्टिंग कर नहीं सकता, हाथ से इतना ज्यादा पसीना आ रहा होता है। सो जब बहुत ज्यादा पसीना आए, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, हाइपरथायराइडिज्म या फिर बिला वजह हाइपरहाइड्रोसिस, जिसमें आपके पसीने के गदूद जरूरत से ज्यादा एक्टिव होते हैं, फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। अब ज्यादा पसीना आने के साथ साथ गर्मियों में कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनका वेट ज्यादा हो या डायबिटिक्स हो। सो उन लोगों में पसीना ज्यादा आना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और वो उनके बॉडी फोल्ड्स खराब हो जाते हैं, उनके और भी बॉडी पे कुछ आसार आना शुरू हो जाते हैं, निशान बनते हैं गर्दन के ऊपर, ट्रंक के ऊपर। सो पसीना बहुत ज्यादा हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकता है। सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताया कि डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को पसीना बिल्कुल नहीं आता, जो कि इस चीज़ से परेशान होते हैं कि पता नहीं क्यों हमें पसीना ही नहीं आता, और सुनने में यही आता है कि पसीना आना अच्छी बात है। जी, सरिश, पसीना जो है ना, ये नॉर्मल आपका जो हेमोस्टेसिस है, वो उसका एक आपका जो अंदरूनी इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसको बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो पसीना नॉर्मल हालत में से कम आए या बिल्कुल ना आए, उसमें जैसे आप किसी गाड़ी का आप रेडिएटर बंद कर देते हो या रेडिएटर ब्लॉक हो जाता है, वो ओवर हीटिंग हो जाती है, इसी तरह बॉडी में भी ओवर हीटिंग हो जाती है। सो पसीने का ना आना या कम आना ये प्रॉब्लम है, और ये अमूमन जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, ये फैमिलीज में रन करता है ये कंडीशन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम स्किन की बात भी कर लेते हैं। अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, उनके गर्मी पड़ती है, ऑयल ज़्यादा ज़ाहिर स्किन प्रोड्यूस कर रही होती है, फिर उसमें एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है मुंह पे ऑयल रहने से। तो आप मुझे बताइएगा कि हम लेट नाइट तो अक्सर ये देखते हैं क्लिनजिंग भी की जाती है, मॉइस्चराइज़र लगा के कुछ लोगों की आदत होती है वो सोते हैं, लेकिन दिन में अपनी स्किन का ख्याल इस तरह की जो उसमें ऑयल बहुत आता हो कैसे रखा जाए? सरिश, एक तरह का सन ब्लॉक आता है जिसको हम कहते हैं सीबम कंट्रोल जेल। सीबम आपके सेबेशियस ग्लैंड्स या तेल पैदा करने वाले गदूद के मवाद को कहते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स जो है ना, इसके सीबम प्रोडक्शन को नॉर्मल रखने के लिए वो वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए, जिस SC जेल अक्सर उन पे लिखा होता है। इस कंडीशन में ये भी एक्नी के उसको कम करता है, फ्लेयर को। और एक आपका जो नॉर्मल रूटीन है उसके अंदर क्लींजिंग, स्पेशली फेस वॉशेस, जो लोग एक्नी प्रोन स्किन वाले होते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड के जो फेस वॉशेस हैं या सोप्स हैं वो बड़े इफेक्टिव हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।